हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के जितनी भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है डिटेल में। ठीक है, फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। अगर इनका एप्लीकेशन आपको जानना है, इनके कैसे इनके क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए तो आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी, और हालांकि आप वो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरी एनसीईआरटी में जितनी भी सूत्र हैं उससे ज़्यादा ही मैं आपको दूंगा, और इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा बीच में, किसी नंबर पे मैं आपको मिलेगा। वो आपको तभी पता चलेगा कि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में देखो, हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो हमेशा के लिए बना रहा हूँ मैं, हमेशा, मतलब एवरग्रीन वीडियो, मतलब रिड्यूस के चक्कर में नहीं जा रहे हम। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारा इक्वल डिवीज़न लेम्मा। वो क्या कहती है, अगर आपके पास ए और बी नंबर है, अगर ए नंबर बी से बड़ा है, अगर ए नंबर बी से बड़ा है तो ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, और आर जो होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, क्यू जो होता है वो हमारा कोशेंट होता है, और आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बी से छोटी होती है या फिर 0 से बड़ी होती है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर, और उसके बाद आता है इसमें एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि इसमें नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हर एक नंबर को, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो कोई भी नंबर आप ले लो, उसको आप प्राइम फैक्टर के रूप में मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि 15 है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। ये जो 3 है और ये जो 5 है, ये प्राइम नंबर है। तो दुनिया का कोई भी नंबर क्यों ना हो, उसे हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, पॉलिनोमियल होती क्या है। हर चैप्टर का अगर इंट्रो जानना है ना आपको, तो उसके लिए तो आपको पूरी एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर्मूलेस की। पॉलिनोमियल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ आपको पता होगा, कोफिशिएंट के बारे में पता होगा। जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अगर बात करो, लीनियर इक्वेशन की अगर आप ज़ीरोज़ निकालना चाहते हो तो उसका जो फार्मूला वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आपके पास अगर दो रूट्स पता है अल्फ़ा और बीटा, तो आप कैसे बना सकते हैं, आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है सी अपॉन है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी होगा। ठीक, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो सम ऑफ द रूट्स क्यूबिक में 3 होते हैं, मतलब 3 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस के बी अपॉन है। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म यस ऐसा होगा आपका पास। ठीक है, और अगर पेयर वाइज लिया जाए सम ऑफ द रूट्स तो होता है सी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है माइनस के डी अपॉन है। ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद डिवीज़न एल्गोरिथम आता है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसमें आपको एक फार्मूला मिलेगा, ये चीज़ पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है लेकिन आपके एनसीईआरटी में जी एक्स होगा। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। ठीक है, तो पी एक्स क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, और डी एक्स होता है हमारा डिविडेंड, क्यू एक्स होता है हमारा कोशेंट, और आर एक्स हमारा होता है रिमाइंडर। तो ये सब फार्मूला है, आपको पता होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में, अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ A1 B1 C1 क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक, सो इसमें 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या होता है कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और वो एक पॉइंट पे कट करती है, तो हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और जब सोल्यूशन मिलेगा तब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अगर रेशियो हमारा तीनों, ठीक है, अगर आपका रेशियो अगर तीनों इक्वल है, तब क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनते हैं ऐसे।
और ये पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं बनते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं। एक कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन ऐसे गई ना तो इसके ऊपर से दूसरी लाइन भी गई ऐसे, तो एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन ऐसे गई तो वो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे टच करते हुए जाता है। तो इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, अगर पहले दो इक्वल हैं और तीसरा पार्ट इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन बनता है, और पैरेलल है तो कभी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और इस वजह से आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और इस केस में आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको पता ही होगा, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। एक तो पहला जो मेथड है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है, फैक्टर करके करना होता है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में इस साल है तो आपको पढ़ना चाहिए ज़रूरी, और इसको सीखने के लिए आपको एक्सरसाइज 4.3 देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही होगा ये चीज़। नेक्स्ट, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मेथड थर्ड में आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये चीज़। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है d = b² - के 4ac। अगर d की वैल्यू 0 होती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है और इक्वल होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं ना अल्फ़ा बीटा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई है तो बीटा की वैल्यू भी 2 होगी। कब? जब d हमारा 0 होगा। अब अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है सेकंड कंडीशन में, तो भी रूट्स निकलेंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों डिफरेंट होंगे। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि क्लास 11th में जब जाओगे आप तो आप इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी जानोगे। अगर d की वैल्यू 0 होती है, लेस देन 0 होती है, तब भी आप वैल्यू निकाल पाओगे, तो वो क्लास 11th में हम सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इजी चैप्टर है। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ना। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। ठीक है, अगर आपको जनरल टर्म निकालना है, ठीक है, जनरल टर्म का मतलब होता है ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, xn + 1 - xn, ये d निकालने का फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कि a2 - a1, a3 - a2, है ना, इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं फार्मूला फॉर जनरल टर्म। ठीक है, nth टर्म कैसे निकालते हैं? फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, ये nth टर्म का फार्मूला होता है, और ये एशन का होता है n/2 2a + n - 1 × 2। और नेक्स्ट इसे कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म पता हो, पहला टर्म पता हो और l लास्ट टर्म पता हो। कभी कभी l को हम an से भी प्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और अगर आपके पास 3 टर्म है AP में, a b c, अगर 3 टर्म है तो इनके बीच एक रूल भी होता है जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो वो b क्या कहता है कि अगर a और c को जोड़ के हाफ कर दोगे तो मैं b के इक्वल हो जाऊंगा। कंडीशन यही है कि ये तीनों आपस में AP में होने चाहिए, ABC, तभी ये चीज़ हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है थ्योरम। अगर आपको थ्योरम पता है, जितने भी थ्योरम के स्टेटमेंट पता है, प्रूफ पता है, तो ट्रायंगल चैप्टर आपके लिए इजी है। मैं रिकमेंड करता हूँ, जो जनरली हर साल पूछा जाता है वो है 6.1 थ्योरम, 6.6 थ्योरम एंड 6.8 थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और जो दो ट्रायंगल की एरिया का रेशियो का जो होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि सारे थ्योरम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट इनके प्रूफ ज़्यादा आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। बात करते हैं सिमिलरिटी की कि किस सिमिलरिटी का आपको यूज़ करना है। ए सिमिलरिटी क्या होती है, एस सिमिलरिटी क्या होती है, HAS सिमिलरिटी क्या होती है, आपको पहले से ही पता होगा, और स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि, और हर एक थ्योरम को मैंने प्रूफ भी करा रखा है,
और सभी चैप्टर के मैं लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि ABC ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल इस साइड के पैरेलल अगर दूसरी लाइन गई है, ठीक है, जब दूसरी लाइन गई है तो इसने D पॉइंट और E पॉइंट पे इसको कट किया है, तो फिर क्या कहता है थेल्स कि AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC। ये बोलता है थेल्स थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसका कन्वर्स भी है, एक कन्वर्स ऑफ BP थ्योरम, 6.2 थ्योरम, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही था कि जितने भी थ्योरम हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। जो मोस्ट यूज़फुल थ्योरम है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आपके पास ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो, ये भी सही है और ये भी सही है। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर माइनस का आता भी है तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इनके बीच में सपोज करो एक पॉइंट P निकालना है, जिसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए XY है, और ये जो टुकड़ा है इसको आपने M1 बोल दिया और ये जो टुकड़ा है इसको आपने M2 बोल दिया है। इधर आपका x1 y1 है और इधर आपका x2 y2 है। सो जो बीच का पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ प्लस का साइन है, और जब प्लस लगता है ना तो इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में इंटरनली का ही है। क्लास 11th में जाओगे तो एक्सटर्नली भी पढ़ोगे। एक्सटर्नली में क्या होता है, माइनस लग जाता है ओनली, दैट्स इट। ठीक है, और y निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला है, बस x के जगह पे y वही लग गया है। ठीक है, ये देख लेना। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ रटने वाली है और मैथ कभी रटी नहीं जाती है। अगर आप मेरे NCERT के वीडियोस देखोगे तो ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को कराया ही नहीं है। मैंने ऐसे कराया है कि आपको क्वेश्चन को कुछ रटना ना पड़े, समझ के करना है आपको। फिर मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, मिड पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है। मैं आपको बताता हूँ मिड पॉइंट कैसे निकालना है। सपोज़ करो ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके हैं आपके x2, y2, और इसके बीचों बीच एक पॉइंट निकालना है आपको। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिया x, y, तो x निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, दैट्स इट, ये यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है इसे आप लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखा है अगर मेरे NCERT के वीडियोस देखोगे तो। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि देखो ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट है ABC। सेंट्रोइड का मतलब उसके बीचों बीच वाला पॉइंट। ठीक है, सेंटर जैसे होता है ना, जैसे सर्कल का सेंटर यहाँ होता है, तो सेंटर्स का मतलब होता है बीचों बीच वाला पॉइंट। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल का सेंटर निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना x कोऑर्डिनेट निकालने का, कहाँ चला गया, ये देखिए, ये फार्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बट उसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं। अपोजिट साइड का मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, लेकिन इसकी जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे।
रेक्टेंगल क्या होता है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और उनका डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, इनके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। साइड्स, जब भी मैं आपको साइड्स बोल रहा हूँ, आपको मतलब रखना डिस्टेंस से, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स की बात होगी, है ना। तो रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। और स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स भी इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियर पे भी पॉइंट क्वेश्चन आता है ना, कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। अगर आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब है इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, दैट मीन्स इसका मतलब होगा ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के, ठीक है। तो ये भी बात होगी। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला मैंने चैप्टर वाइज में सब शॉर्ट ट्रिक समझा रखा है। फिर भी आपके स्क्रीन पे ये एक टेबल दिख रही है, इसे आप लिख सकते हो। और अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए आप मेरे वीडियोस देख लेना। इससे भी शॉर्टकट और इससे भी मज़ेदार तरीके से मैंने अपने वीडियोस में बता रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद किया जाता है उस पर भी मैंने शॉर्टकट बना रखा है, उसे भी आप ज़रूर देख सकते हैं, वीडियोज़ में मैंने आपको दे रखे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्टकट यहाँ पर उतने अच्छे हैं नहीं, सो इसे आप स्किप कर सकते हैं और मेरे वीडियो से देख सकते हैं। चैप्टर 9 में भी कोई फार्मूला वैसे तो है नहीं, एक ही चीज़ चलती है कि जो चीज़ आपको निकालनी है और जो चीज़ आपको पता है उनके बीच में रिलेशन लगाओ, ठीक है। सीधे सीधे हम चैप्टर 10 पे आ रहे हैं। सर्कल, सर्कल जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो सर्कल में सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कोड होता है। इसके बारे में आपको पता होगा पहले से ही, क्लास 6 से आपको ये सब पता होगा, है ना। सेकंड क्या होता है यहाँ पर, सेकंड क्या होता है ना कि अगर आपके पास सर्कल है और कोई लाइन इसको टच करते हुए चली गई, ओरिजिन से नहीं गई है, तो ये जो गया है तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट पर टच करते हुए बाहर चला गया है, तो इसे हम सेकंड बोलते हैं। फिर बात आती है टेंजेंट, क्या होता है, जो एक लाइन आती है एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाएगी, उसे हम टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट सर्कल का, ठीक है। और टेंजेंट पे 2 थ्योरम है, थ्योरम 10.1, 10.2। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई सर्कल है और ये सेंटर है, एक टेंजेंट टच करती हुई चली गई, इस सेंटर से इस पॉइंट को अगर मिला दो, टच वाले पॉइंट को, तो इनके बीच पे जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। और थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि अगर आपके पास एक सर्कल और एक बाहर से एक पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से इस पे भी टेंजेंट खींच रहे हो और इस पे भी टेंजेंट खींच रहे हो, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ये बोलता है 10.2 थ्योरम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए तो बेसिक से चीज़ है, कंस्ट्रक्शन में कुछ है ही नहीं, वो कंस्ट्रक्शन करोगे तभी पता चलेगा। तो सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ये सब आपको पहले से ही पता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ किया है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट करेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, ये तो आपको पहले से ही पता होंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में 3 फॉर्मूले हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि सेक्टर और सेगमेंट पे क्या डिफरेंस है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर। सेक्टर, ठीक है, जब जो रेडियस के अकॉर्डिंग आप एक टुकड़ा काटते हो तो ये माइनर सेक्टर हुआ, ये मेजर सेक्टर हुआ, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है छोटा वाला हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा बोले तो माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो माइनर सेक्टर अगर आपको निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको एंगल पता है थीटा, अगर आपको रेडियस पता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर बोल लो। फिर ये जो आर्क कटी है माइनर सेक्टर की, आर्क जो है ये चीज़ आर्क, इस आर्क को निकालने की, आर्क की लेंथ क्या होगी, तो फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर लग जाएगा। तो ये इसका सेंस सर्कमफ्रेंस से आ रहा होगा और एरिया बोलेगा तो सर्कल के एरिया से लगेगा। बाकी स्टार्टिंग का तो इनिशियल सेम है, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लगा देना मल्टीप्लाई में और आर्क के लिए 2 पाई आर लगा देना मल्टीपल में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी आपसे सेगमेंट पूछेगा, सेगमेंट आपको पता ही होता है, जब कोड के अकॉर्डिंग बात होती है, ये सेगमेंट है, ये हमारा सेंटर है। अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है,
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस करना है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने चैप्टर करा रखे हैं, आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 13, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात होती है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का जो इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको TSA कब लगाना है, आपको CSA कब लगाना है ये पता हो, और आपको फार्मूलों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला आपको दिख ही रहा होगा, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल ऑफ क्यूब। और इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त भी मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो सिलेंडर का फार्मूला हो गया सारा चीज़। अभी ऊपर भी कुछ चीज़ें हमने स्किप की हैं, उनकी भी फार्मूला आप वीडियो को पॉज करके लिख के देख सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। हेमीस्फेयर का आपको दिख गया स्क्रीन में, आपको स्फेयर का दिख गया होगा स्क्रीन पर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर ये हॉलोस्फेयर है, फिर हेमीस्फेरिकल सेल है, ठीक है, फिर फ्रस्टम है। फिर स्टैटिस्टिक्स में आपकी बात करते हैं मीन मीडियन मोड होता है, 3 चीज़। ठीक है, तो मीन निकालने के 3 तरीके। एक तो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F, ये फार्मूला है। उसके बाद फिर आता है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या आ जाता है, E प्लस सिग्मा FT अपॉन सिग्मा F। ठीक है, और ये कैसे सॉल्व किया जाता है सब बता रखे हैं। और एक है तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फार्मूला भी स्किप हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला है मोड का। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है आप मेरे वीडियोस देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। फिर आप बात करते हैं मीडियन, ये फार्मूला है। ठीक है, कैसे क्या होता है मेरे वीडियोस देखिएगा, आपको सारे फार्मूले के बारे में कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन वो पता चल जाएगा। और मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है, ये है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना ही चुका हूँ। बात हम इस वीडियो में सिर्फ फार्मूलोज़ की कर रहे हैं ना, तो फार्मूले पे ही रहने देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये तो आपको बताइए। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है और 0 से छोटी नहीं होती है, उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। तो आई होप ये सारे फार्मूले आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट ज़रूर कर लेना, और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको NCERT अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT को ज़रूर कर लेना, और अगर नहीं किया है तो सारा चैप्टर मैंने करा रखा है, तो नो टेंशन, आपको सारे वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।